नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर रूसी बलों का कब्जा, गोलीबारी के दौरान लगी आग पर काबू। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कोई विकिरण परिवर्तन नहीं, अमेरिका समेत कई देशों ने हमले पर जताई चिंता। यूक्रेन मामलों को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। यूक्रेन के लिए करीब 6 टन मानवीय सहायता लेकर वायुसेना का विमान रोमानिया रवाना। सतत ऊर्जा स्रोतों से ही सतत विकास संभव, विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन। ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर। मणिपुर में अंतिम चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। 2 महिलाओं समेत कुल 92 उम्मीदवार मैदान में। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर के प्रचार में राजनीतिक दलों की धुआंधार रैलियां और रोड शो। और श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट में टीम इंडिया की ठोस शुरुआत। 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 357 रन। 100वें टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक से चूके कोहली। और दुनिया के महान स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का निधन। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज गोवा में राजभवन के दरबार हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों का ध्यान शहरी और ग्रामीण अंतर को पाटने, गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान और महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त बनाने पर होना चाहिए। उन्होंने गोवा की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के साथ साथ प्राकृतिक वैभव की भी तारीफ की। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी में आज कौशल महोत्सव कार्यक्रम के तहत रोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा सामर्थ्यवान और क्षमताओं से परिपूर्ण है। आवश्यकता है कि उनके कौशल और ज्ञान के उपयोग को भारत के नवनिर्माण में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने का। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना के 4थे चरण को मंजूरी दे दी है। अगले 5 साल में सीआरपीएफ और बीएसएफ समेत सीएपीएफ के लिए अत्याधुनिक हथियारों की खरीद और आईटी आधारभूत अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से 1523 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी गई है। हैदराबाद में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा तकनीक कवच की टेस्टिंग के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इससे एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ रही ट्रेनें रुक जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को दुनिया के विकसित देशों में भी निर्यात किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील पर गौर किया है कि उसने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे 17,000 भारतीय छात्रों को अब तक बाहर निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि सरकार लोगों की चिंता को लेकर गंभीर है। बिहार के भागलपुर में एक मकान में हुए विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर शोक जताया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अपनी बात कही है और उन्होंने इस मामले में अपनी बात रखी है। देश में 2 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं अब तक 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। अमेरिकी सीनेट के शीर्ष नेता ने यूक्रेनी सरकार से उसकी सीमा पर हो रहे नस्लीय भेदभाव को खत्म करने का आग्रह किया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन छोड़कर जा रहे कई छात्रों ने सीमा पर नस्लीय भेदभाव का शिकार होने की बात कही है। यूक्रेन को लेकर वैश्विक उथल-पुथल के बीच चीन में संसद का वार्षिक सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 10 साल का कार्यकाल इस साल खत्म होने वाला है। सीपीपी-सीसी में 2200 सदस्य हैं और इनमें से ज्यादातर सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मनोनीत हैं। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर शहर पेशावर में मस्जिद में हुए बम विस्फोट में 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट किस्सा खुआनी बाजार इलाके में स्थित जामिया मस्जिद में उस समय हुआ जब लोग जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे। और अब खबरें विस्तार से। रूस ने ज़पोरिजिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। यह संयंत्र यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यूक्रेन ने इसकी पुष्टि कर दी है। यूक्रेन के सरकारी परमाणु नियामक ने कहा है कि एर्नेहोदार शहर में स्थित ज़पोरिजिया संयंत्र में
विकिरण के स्तर में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। संयंत्र के कर्मचारी इसका निरीक्षण कर रिएक्टर संख्या 1 के कंपार्टमेंट को हुए नुकसान का पता लगा रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने बिजली संयंत्र पर हमला किया, जिस कारण उसके साथ स्थित 5 मंजिला प्रशिक्षण इकाई में आग लग गई। इकाई के पास विकिरण के स्तर में बढ़ोतरी की कोई खबर नहीं है। ज़पोरिजिया संयंत्र पर रूसी हमले में 3 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और 2 घायल हो गए हैं। संयंत्र के प्रवक्ता एंड्री तोजू के मुताबिक गोले सीधे प्रतिष्ठान पर गिरे, इससे 6 रिएक्टर में से 1 में आग लग गई। इस स्थान पर देश की करीब 25% बिजली का उत्पादन होता है। एनेहोर्दर में देश का 1/4 बिजली उत्पादन होता है। यूक्रेन में लड़ाई ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत में नागरिकों को निकालने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित गलियारा बनाने के संबंध में एक अस्थायी समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन में रूसी सेना के हमले का शिकार हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विकिरण के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। IAEA महानिदेशक मारियानी ग्रोसी ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मौजूदा स्थिति को लेकर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्मिगल और यूक्रेनी परमाणु ऊर्जा नियामक और संचालक के लगातार संपर्क में बने हुए हैं। IAEA ने दोनों पक्षों से गोलीबारी बंद करने की अपील करते हुए कहा है कि अगर परमाणु ऊर्जा को निशाना बनाया गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। Radiation monitoring systems, so the systems we have to measure the radiation, are fully functional as well. However, as you can imagine, the operator and the regulator have been telling us that the situation is naturally continues to be extremely tense and challenging because of the circumstances. इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत हुई है। अमेरिकी परमाणु सोसाइटी ने हमले की निंदा की है, लेकिन कहा है कि वर्तमान रेडिएशन का स्तर सामान्य है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने एहतियात के तौर पर अपनी परमाणु घटना प्रतिक्रिया टीम को सतर्क रहने के लिए कहा है। जो बाइडेन ने संयंत्र की स्थिति की जानकारी लेने के लिए अमेरिका ऊर्जा विभाग के परमाणु सुरक्षा के अपर सचिव और राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन के प्रशासक से भी बातचीत की है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूस के हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत की है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाह कार्यवाही अब सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो रूस और दूसरे करीबी सहयोगियों के समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि स्थिति और न बिगड़े। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने रूस के दिग्गज कारोबारियों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगियों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये कार्रवाई यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद उसे अलग थलग करने के लिए लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों के तहत की गई है। इन प्रतिबंधों के दायरे में पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पोस्केव और एलिशर उस्मानोवाय हैं, जो रूस के धनाढ़ियों में शामिल हैं। पुतिन के करीबी भी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वे रूस के 19 व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों और निकट सहयोगियों पर वीजा प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यूक्रेन की स्थिति पर समीक्षा बैठक हुई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी अभियान के बीच ये बैठक काफी अहम है। उन्होंने कई मौके पर कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के पूर्वी शहरों सूमी और खार्किव में फंसे भारतीयों को रूसी राजधानी मॉस्को के रास्ते निकालने के लिए 2 IL-76 सैन्य परिवहन विमानों को तैयार रखा है।
पूर्वी यूक्रेन के शहरों में भीषण लड़ाई हो रही है और वहां फंसे भारतीय यूक्रेन की पश्चिमी सीमा तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना रूसी सैन्य बलों की मदद से उन्हें मॉस्को के रास्ते निकालने की योजना बना रही है। भारत अब तक यूक्रेन के पश्चिमी पड़ोसियों जैसे रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड और हंगरी के रास्ते अपने नागरिकों को निकाल रहा है, क्योंकि रूसी हमले के कारण यूक्रेन का हवाई क्षेत्र 24 फरवरी से बंद है। अब तक यूक्रेन से 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। हमारी इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है उसका, एंड हमें बहुत ही जल्द से जल्द निकाला है। बाकी स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन हमें बहुत ही जल्दी निकाला है उन्होंने। बहुत ज़्यादा यूक्रेनियंस इंडियंस को निकलने नहीं दे रहे, तो कुछ हमारे जो दोस्त थे, जानते थे हम लोगों को, उन्होंने बोला कि तुम बोलते तुम यूक्रेनियंस हो। सारे बच्चों ने पर्दे लगा दिए बसेस के और सर नीचे कर दिया, जिससे कि हम सबको लगे हम यूक्रेनियंस हो, हमारी बसेस निकलवा दी। ऐसे करके निकले, नहीं तो निकलना इम्पॉसिबल था। उन्होंने हमको इस लेवल, इस सिचुएशन से, ऐसी से जहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, वहाँ से हमको निकाला है। उसके लिए तहे दिल से मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बट जर्नी वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स लाइक आई सेड टू गॉड लाइक इवैक्यूएट एवरीवन। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के दिल्ली लौटने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि सरकार नागरिकों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। भारत सरकार पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है अपने नागरिकों को बचाने के लिए और उनको वापस लाने के लिए, और भरपूर प्रयास किया जा रहा है। कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही किसी भी प्रकार की। आप सुन रहे थे विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को। बढ़ते हैं आगे। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत अगले 24 घंटों में 16 फ्लाइट भारत पहुंचने के बाद लगभग ऐसे सभी भारतीय पहुंच जाएंगे जो यूक्रेन बॉर्डर पार कर पड़ोसी देशों में पहुंचे हैं। कुछ लोग अभी भी यूक्रेन में हैं। In the last 24 hours, 18 flights have landed in India with around 4,000 Indians on board. So if you add that, the total number of flights therefore that have landed have been 48, and it has brought back, as per our numbers, somewhere in the 10,400, 10,300, 10,400 numbers. So if you count these 16 flights that we are planning over the next 24 hours, with that will take it to what? 64 flights by tomorrow around the same time. We think with this, the vast majority of Indians who have crossed over from Ukraine would have returned back to India. इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र कथित तौर पर गोली लगने से घायल हो गया है। उसे वापस कीव ले जाया गया है। नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने इसकी जानकारी दी है। वो इस समय युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उसके पड़ोसी देश पोलैंड में है। 1 मार्च को यूक्रेन के खार्किव में गोली लगने से कर्नाटक के छात्र की मौत हो गई थी। भयावह तो होना है। ऐसे के अंदर हम हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह अपने बच्चे सुरक्षित निकालें। कुछ हमारे खार्किव के अंदर 1-2 बच्चों का नुकसान भी हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था, उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए पर दोबारा रास्ते में से। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद वहां मानवीय संकट गहरा गया है। इस मानवीय संकट से निपटने में मदद के लिए भारत लगातार यूक्रेन को राहत सामग्री भेज रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय वायुसेना के विमान ने यूक्रेन के लिए करीब 6 टन मानवीय सहायता के साथ हिंडन एयरबेस से सुबह रोमानिया के लिए उड़ान भरी। इससे पहले भी भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर यूक्रेन को पोलैंड के रास्ते दवाओं और दूसरी राहत सामग्री की एक और खेप रवाना की थी। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। इधर मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 10 जिले की 22 सीटों पर कल मतदान होगा। 2 महिलाओं समेत कुल 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। वांगखेम सीट के लिए सबसे अधिक 8 उम्मीदवार हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। चुनाव आयोग ने मणिपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 12 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान आदेश दिए हैं। इससे पहले 38 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के मतदान में 88.63% का रिकॉर्ड मतदान हुआ था।
वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। कल 7वें चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में रैली कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया इस सदी के नाजुक दौर से गुजर रही है। महामारी, अशांति, अनिश्चितता से अनेक देश प्रभावित हैं, लेकिन संकट चाहे कितना भी गहरा हो, भारत के प्रयास उससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में जनता को परिवारवादियों और माफियाओं को हराना है और विकास के लिए बीजेपी को जिताना है। इनका इतिहास हजारों करोड़ के घोटालों का है, यूपी को लूटने का है। इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने का है, दंगाइयों को मदद करने का है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने गोदौलिया में सरदार पटेल की मूर्ति पर मालार्पण कर रोड शो की शुरुआत की। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। आइए अब एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए है और इस चुनाव के बाद पूरा विपक्ष साफ हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जौनपुर में चुनावी रैली में विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा समाजवादी वे है जो लोगों को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके और असली समाजवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी और राष्ट्रवादी दोनों हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में बुलडोजर और विकास की बातें करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के आने की आहट से अपराधी बिलों से निकलकर भागने लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वाराणसी में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सहित यूक्रेन के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मऊ, गाजीपुर और चंदौली में जनसभा की। साथ ही वाराणसी में रोड शो कर लोगों से पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वाराणसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी पर जातिवादी मानसिकता के साथ काम करने और दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को हर स्तर पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। अब नजर कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का केंद्र बन सकता है क्योंकि उसके पास रिन्यूएबल एनर्जी बहुतायत में उपलब्ध है और इस वजह से देश स्वाभाविक फायदे की स्थिति में है। सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि सतत विकास सतत ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए ऊर्जा हमारी पुरातन संस्कृति से प्रेरित है और ये भविष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग है। कार्बन उत्सर्जन सहित जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्य मुद्दों पर भारत के लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन्हें चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखता है। हमें अपनी शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसमें भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आवश्यक है। इसके लिए हमें ऐसे डिस्टिलिंग प्रोसेसेस पर काम करना होगा जिनसे पोटाश और कंपोस्ट बायोगैस जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सरकार का 5वां और अंतिम बजट पेश किया। सरकार ने विधायक विकास निधि को 1 करोड़ 80 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए विधायकों के विवेकाधीन अनुदान को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन अवैध धर्म परिवर्तन की रोकथाम के लिए विधेयक पेश होने के बाद विपक्ष ने गतिरोध पैदा किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधेयक की प्रति फाड़ने की वजह से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान को बजट सत्र से निलंबित कर दिया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज 2022-23 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में राज्य के धर्मादा विभाग के दायरे में आने वाले मंदिरों को स्वायत्तता देकर उन पर सरकार का नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव किया। साथ ही उन्होंने मठों और सामाजिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि जन जागरण अभियान के तहत हेरिटेज वॉक में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है और लोगों को जन औषधि के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी डिफेस्कोपो 2022 स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इसके प्रतिभागियों को साजो सामान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इस प्रदर्शनी का आयोजन 10 से 14 मार्च के बीच गुजरात के गांधीनगर में होना था। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से मुलाकात की और राज्य में उद्योग और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा की। राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भी आमंत्रित किया। डीएमके ने 28 साल की महिला उम्मीदवार आर प्रिया को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के लिए मेयर उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। वो थिरुवी के नगर अंचल के वार्ड 74 से पार्षद चुनी गई हैं। महाराष्ट्र में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पहली बार कोई मंत्री जेल में है, इसलिए नैतिकता के आधार पर नवाब मलिक को इस्तीफा दे देना चाहिए। गुजरात के पटोला साड़ी का कारोबार फिर से ट्रैक पर लौट आया है। इससे कारीगर खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से पटोला साड़ी का कारोबार बेहद प्रभावित हुआ था। जम्मू कश्मीर के दाची गांव में राष्ट्रीय उद्यान में विलुप्त प्राय हंगुल का झुंड देखा गया। इसके साथ ही प्रदेश में हंगुलों की संख्या 237 के करीब पहुंच गई है। वहीं प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जा रहा है। अब कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। दुनिया के महान स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शेन वॉर्न के नाम श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1992 से 2007 तक 145 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 25.41 की गेंदबाजी औसत से 708 विकेट लिए। मुरलीधरन ने टेस्ट में 800 विकेट लिए थे। 1993 से 2005 तक उन्होंने 194 वनडे में 293 विकेट लिए। 1999 क्रिकेट विश्व कप की विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम में उनका अहम योगदान था। शेन वॉर्न ने भारत के खिलाफ 1992 में सिडनी टेस्ट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में खेला था। वहीं श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट का पहला दिन आज टीम इंडिया के नाम रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा 45 और रविचंद्रन अश्विन 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने तेज शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा 29 रन पर पवेलियन लौट गए और 80 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद विराट कोहली और हनुमा विहारी ने 90 रनों की साझेदारी कर भारतीय पारी को संभाला। ऐसा लग रहा था कि कोहली अपने 100वें टेस्ट में यादगार पारी खेलने जा रहे हैं। तभी लसिथ एमुल्जोनिया की एक बेहतरीन बॉल पर वो 45 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। ऋषभ पंत ने 97 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 96 रनों की शानदार पारी खेली। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 3 रन से हरा दिया है। 260 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम अंतिम ओवर में 6 रन नहीं बना सकी। हेली ने 128 गेंद में 16 चौकों और 1 छक्के की मदद से 119 रन की पारी खेली, लेकिन वेस्टइंडीज की बाकी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रही, जिससे टीम ने 9 विकेट पर 259 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम कप्तान सोफी डिवाइन की 108 रन की पारी की मदद से वापसी करने में सफल रही, लेकिन टीम ने अंतिम ओवर में मुकाबला गंवा दिया, जिसमें सिर्फ 2 रन बने और मेजबान टीम 3 विकेट गंवाकर 1 गेंद शेष के साथ 250 से ज्यादा रन पर सिमट गई। माफ कीजिएगा, 256 रन पर सिमट गई। भारत शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास और वैचारिक मंत्र भी पूरे संसार में शांति और मानवता के कल्याण की कामना को लेकर रहा है।
यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर भी भारत शांति की अपील कर रहा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं यूक्रेन में शांति की कामना को लेकर दिल को छू लेने वाली सुदर्शन पटनायक की सुंदर कलाकृति के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।